तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, महातांडव सीरीज में मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10 की हिंदी के महातांडव सीरीज क्लास 4 लेकर आ गया हूं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आज डिस्कस करने वाला क्वेश्चन। अगर क्लास फर्स्ट से लेकर स्टूडेंट क्लास थर्ड तक वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से लगातार क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख लीजिए। अब फोर्थ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लास फोर्थ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से 70 में 70 मार्क्स अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को इतना आप शेयर कीजिए कि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके, स्टूडेंट के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अच्छे स्कोर कर पाएँ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है स्टूडेंट 1000 लाइक का। आप शेयर कीजिए किसी न किसी तरह आप इसको 1000 लाइक पहुंचा दीजिए। बहुत ही मैंने उम्मीद से आपको 1000 लाइक रखा है, कि ताकि आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर पूरा करवाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट आपको देखना है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवि तथा उनके रचनाएं का नाम बताने वाला हूँ, वो बताऊंगा जो 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो मात्र 5 मिनट की वीडियो, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एक एक जो मैं बताऊंगा जिनके कवि का नाम और उनके रचना के नाम, सबको आपको देखते चलना है। और उम्मीद करता हूँ 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से आप कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और अच्छा स्कोर भी करेंगे, पूर्ण विश्वास है मुझे। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए कवि तथा उनके रचनाएं, तो देखिए यहाँ पे रचनाकार लिखे हैं, कवि का रचनाकार को यहाँ पे हम कवि बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कृतियां चाहे रचना हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब कवि में कौन कौन है। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरदास जी, समझ रहे हैं, सूरदास जी। अब सूरदास की कृतियां रचना दे देगा तो आप क्या लिखेंगे, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो सूरदास का है सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। ये जो 3 है स्टूडेंट, यह सूरदास जी के प्रमुख कृतियां रचना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सूरदास जी लोग जो हैं कवि हैं, ठीक है। अब इसी बात पे आ जाइए दूसरा तुलसीदास। अब तुलसीदास का प्रमुख कृतियां रचना पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या उत्तर देंगे, तो आप यही ना बताएंगे कि रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलता नहछु, रामलला नहछु होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है तुलसीदास का मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां रचना है। सबसे ज्यादा ये लोग पूछते हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तुलसीदास जी का, ठीक है, प्रमुख कृतियां रचना है। चलिए, इसी के साथ अगर ये आप दोनों ने क्लियर कर रहा है, आगे से क्लियर भी रहा होगा, आप लोगों से रिवाइज कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद रसखान आएंगे। रसखान की कृतियां प्रमुख रचना पूछेगा आपसे, तब प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, यह जो 2 है प्रमुख कृतियां रचना किनके हैं, रसखान जी के हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बिहारी जी के कोई प्रमुख कृतियां रचना पूछेगा आपसे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे, बिहारी सतसई। वेरी सिंपल है, बिहारी सतसई बता सकते हैं, बिहारी जी का प्रमुख कृतियां रचना बता सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगा सुमित्रा नंदन पंत जी से। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के जो प्रमुख कृतियां रचना है वह है पल्लव, युगांत, युगपथ, उत्तरा, गुंजन। यह जो है प्रमुख कृतियां रचना किनके, सुमित्रानंद पंत जी के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, महादेवी वर्मा की जी में आ जाते हैं। जो महादेवी वर्मा हैं उनके प्रमुख कृतियां रचना अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे, बताइए, नीरजा, यमा, रश्मि, निहार। यह जो है महादेवी वर्मा के प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इसमें। तो हम बढ़ेंगे अगले और अगला देखिए क्या कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का। राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या हो जाएगा, मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी। ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तब माखनलाल चतुर्वेदी जी से व्यक्त होगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रमुख कृतियां रचना है वह है युग चरण। क्या है, युग चरण, रामनवमी, हिम कीर्तनी,
देखिए ये जो प्रमुख महत्वपूर्ण कृतियां रचना है किनके, माखनलाल चतुर्वेदी, ये महत्वपूर्ण कवि जी हैं लोग, ठीक है। चलिए इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रमुख कृतियां रचना पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप, तो बताएंगे मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल, त्रिधरा, ये सुभद्रा चौहान जी की प्रमुख कृतियां रचना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसी तरह है आपका त्रिलोचन, और त्रिलोचन जी का प्रमुख कृतियां रचना जो है वो है धरती, मेरा घर चैती, जीने का कला, अन कहानी भी। तो ये जो महत्वपूर्ण आपको कृतियां रचनाएं दिखाई दे रहा है किनके हैं, त्रिलोचन जी के। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ तक ने आपने नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे दो इस स्लिप में इसको आप नोट कीजिए, और यह है केदारनाथ सिंह स्टूडेंट। इनके जो प्रमुख कृतियां लेखक हैं, जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं उत्तर कबीर, बाघ, टॉल स्टॉय, साइकिल। यह प्रमुख कृतियां किनके, केदारनाथ सिंह जी के स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट आगे जब हम बढ़ेंगे तो मुलाकात होगा अशोक वाजपेयी जी से। अशोक वाजपेयी, इनके प्रमुख कृतियां एवं रचनाएं जो प्रमुख हैं वह हैं पहला सूर्य, बहुरी, अकेला, संग, स्नाता, समय से अनुरोध। यह प्रमुख कृतियां रचना किनके, अशोक वाजपेयी। तो मात्र इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट आपके कवि हैं, ठीक है, और कवि के प्रमुख रचना एवं कृतियां मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। आप बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया स्टूडेंट। तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा हुआ। तो आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% एकदम रियलिटी है, एकदम फिक्स है 100% कि ये प्रश्न आते ही आते हैं नाटक और एकांकी के, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट्स वगैरह बना के लिखा हूं अच्छे ढंग से आपको बताने के लिए कि नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे 500 लाइक आप लोगों से मैंने सुबह सुबह टारगेट रखा है कि 500 लाइक आप बहुत ही ईमानदारी से पहुंचा देंगे, ठीक है। हमारी इस मेहनत को देखते हुए 500 लाइक आप लिए कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आप 500 बस सिर्फ आपको एक लाइक करना है स्टूडेंट, ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्टूडेंट देखना है और अपने फ्रेंड या ईमानदारी से शेयर भी करना है स्टूडेंट, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कंडीशंस आपके पास प्रस्ताव रखा हूं उसको जरूर फॉलो अप करेंगे, ठीक है। चलिए तो नाटक और एकांकी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 1% भी दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, खूब ईमानदारी से हम सारे क्वेश्चन करके आए और खूब अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक पॉइंट में आराम से डिस्कस करूंगा, आराम से सुनिएगा। अगर सुनते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में सुबह सुबह बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम कह रहा है कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के किसने 2 नाटककारों के नाम लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो इन दोनों में से कोई दे सकता है, या तो शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए या तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद युग या शुक्ल युग। देखिए प्रसाद युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है। तो प्रसाद युग या शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध नाटककार हैं, कौन कौन है। तो पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, क्या है, जयशंकर प्रसाद जी, और दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। पहला जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये प्रश्न तो क्लियर हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट आपको होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आपसे भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। कह रहे कि भारतेंदु के बाद जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं उनका नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उत्तर लिखेंगे भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या है स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को याद हो गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए,
और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए उत्तर में लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम कौन कौन है। तो देखिए लिखिए स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है स्टूडेंट, प्रायश्चित तथा कामना आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित तथा कामना, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद करके जाना आपको, ठीक है। आधा तो याद इसी तरह हो गया, एक बार नोट कर लेंगे फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। 5 मिनट भी दिन में समय देते हैं इस पे तो याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। किसकी? नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं भारतीय संस्कृति और इतिहास का सम्मेलन, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, आधुनिक युग की समस्याएं आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं स्टूडेंट, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां में कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपको होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित किसी एक नाटक का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित नाटककार जो है वो है कृष्णा अर्जुन युद्ध। कृष्णा अर्जुन युद्ध, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? कृष्णा अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रसाद के परवर्ती नाटकों के में प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रसाद जी के जो परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखना है। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई पूछ सकता है आपको। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद के परवर्ती प्रमुख नाटककार या शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं कौन कौन। चलिए नोट कीजिए ध्यानपूर्वक। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी आदि, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया? शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम या तो प्रसाद के परवर्ती प्रमुख नाटककार जो है वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है और इसको याद करके भी जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8वें की। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है स्टूडेंट की हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार उनके एक नाटक निम्नलिखित है कौन कौन। मैं लिस्ट बना के लिखा हूँ, आप आराम से नोट कीजिए। एक और आप तो लिखिए पहले नाटककार और एक और लिखिए नाटक, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र और इनके जो नाटक है वो है
हठी हम्बीर, क्या है, हठी हम्बीर होगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह दूसरा जो नाटककार है वो है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती का जो नाटक है वो है अंधा युग, क्या है स्टूडेंट, अंधा युग है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है मोहन राकेश, मोहन राकेश जो नाटककार हैं उनकी जो नाटक है वो है लहरों के राजहंस, क्या है, लहरों के राजहंस है। चौथा जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो है आजाद शत्रु स्टूडेंट। ठीक है। इसी प्रकार राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह का जो नाटक है वो है शकुंतला, क्या है, शकुंतला स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटककार हैं उनका नाटक जो है वो है सत्य हरिश्चंद्र, क्या स्टूडेंट, सत्य हरिश्चंद्र। इसी तरह उपेंद्र नाथ अस्क जो है उनके जो नाटक हैं वो है जय पराजय, क्या है, जय पराजय स्टूडेंट। ठीक है। चलिए आइए लास्ट गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो नाटककार हैं उनका जो नाटक हुआ है राज मुकुट, क्या है स्टूडेंट, राज मुकुट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नाटककार एवं नाटक उनके महत्वपूर्ण जो भी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, कह रहा है कि प्रमुख रेडियो नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि कुछ प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं उनका नाम। तो देखिए लिखिए उत्तर में कि प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं कौन कौन से हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, विष्णु प्रभाकर आदि, ये जो लोग हैं ये प्रमुख रेडियो नाटककार हैं। ठीक है स्टूडेंट। उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, ये जो प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेडियो नाटककार के नाम है। ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, यह क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। अभी हम लोग देखें कि लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है। तो लहरों के राजहंस के जो रचनाकार है मोहन राकेश, क्या है, मोहन राकेश है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्लिप में दिखा भी देता हूँ। देखिए लहरों के राजहंस जो नाटक उसके जो नाटककार हैं वो मोहन राकेश है। वही प्रश्न तो हमसे यहाँ पूछा था, तो उसमें से कोई प्रश्न देगा तो वो लिस्ट याद किए रहेंगे तो कोई भी आप प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है आपसे कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि जो वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या है कि विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन है लोग, विष्णु प्रभाकर जी और मोहन राकेश जी, यह वर्तमान युग के क्या है, प्रमुख नाटककार हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिया इसको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। किसी एक ही नाटककार का नाम पूछा है, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश जी, राजा लक्ष्मण सिंह जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी लिख सकते हैं, सब लोग नाटककार हैं। ठीक है। किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम उल्लेख कीजिए। अब किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम पूछ रहा था, अब लिखेंगे हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। कौन कौन से एकांकीकार हैं तो उनका नाम लिख लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी एकांकीकार भी हैं। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी और विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है। ये जो लोग हैं स्टूडेंट ये क्या है, एकांकीकार। तो देखिए ये नाटककार भी हैं और एकांकीकार भी हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये कंफर्म होना चाहिए आपको, नाटककार भी है और एकांकीकार भी हैं। जैसे उपेंद्र नाथ अस्क जी, उदय शंकर भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, विष्णु प्रभाकर जी, ये नाटककार एकांकीकार भी हैं और नाटककार भी। ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि रेशमी टाई, देखिए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। जो रेशमी टाई हो किस विधा
पर आधारित रचना है? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि रेशमी जो टाई है वो एकांकी विधा पर आधारित रचना। क्या? एकांकी विधा पर आधारित रचना है रेशमी टाई। ठीक है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए इसमें आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम लिखिए। एकांकीकार और उनके द्वारा जो एक एक एकांकी लिखी गई उनका नाम लिखना है। चलिए उत्तर में लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार, उनकी एक एक रचना निम्नलिखित है। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे तो पहले हैं जयशंकर प्रसादी, इनका जो एक रचना है एक घूंट पॉपुलर। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनका जो वर्तमान उनका जो एकांकी है वो है दीपदान है। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? भारत दुर्दशा है। ठीक है स्टूडेंट। फिर जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है तो देखिए लिखिए भोर का तारा। क्या है? भोर का तारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एकांकीकार है और उनके महत्वपूर्ण एकांकी है। जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का दीपदान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण बता दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। इससे बाहर आएगा भी नहीं, आप लोग को याद भी हो गया। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए 10th के हिंदी के बारे में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। ठीक है, मैंने रखा है इस वीडियो पर टारगेट 500 लाइक का। अब मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस लाइक को पहुंचाएंगे जरूर। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करने वाले कि जो उपन्यास से प्रश्न आते हैं, नाटक से आते हैं और एकांकी से, ये तीनों पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट उपन्यास को लेकर, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम उपन्यास के सिर्फ बारे में बात करेंगे। कल वीडियो आएगी नाटक के बारे में और परसों वीडियो जाएगी एकांकी के बारे में। ठीक है, ये तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में उपन्यास देखेंगे, इतने लाजवाब जो क्वेश्चन है कि आपको फिर क्या बताया जाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, उपन्यास से बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कीजिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि चंद्रकांता संतति के लेखक जो है वो है देवकिंदन खत्री, देवकिंदन खत्री। ठीक है, देवकिंदन खत्री चंद्रकांता संतति के लेखक हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आइए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि शुक्ल युग के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। कह रहा है कि कोई शुक्ल युग के जो सर्वाधिक चर्चित हो, पॉपुलर हो, वो उपन्यासकार का नाम लिखिए और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि शुक्ल युग के सर्वाधिक जो चर्चित उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र और उनका जो उपन्यास है वो है गोदान। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको किसी कीमत पे जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध क्या उपन्यासकार के नाम लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, या तो अब इस क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछ लेता है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन? एक प्रेमचंद्र जी हैं और दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, प्रेमचंद्र पहला, दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, ये जो दो हैं यह शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है स्टूडेंट कि प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि जो प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं
उनके नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखिए, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार निम्न है। कौन कौन? पहला आचार्य चतुर्सेन, और दूसरा भगवती प्रसाद वाजपेयी, और तीसरा जयशंकर प्रसाद। देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार के नाम है। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद करके ही आपको जाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास निम्न। कौन कौन? पहला गबन, गोदान, निर्मला और रंगभूमि। यह 4 प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए, सेवा सदन के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी है। सेवा सदन के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां आइए, और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि गबन के रचनाकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां की ओर, जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला लिखिए तितली, कंकाल और इरावती। यह जो है ये प्रमुख जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर यह है, कंकाल किस विधा की रचना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंकाल किस विधा की रचना है। तो इसमें उत्तर लिखिए, कंकाल जो है उपन्यास विधा की रचना है। किसका? उपन्यास विधा की रचना। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो, तो चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, हिमांशु जोशी। यह जो है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है स्टूडेंट, ये एकदम लिख के और याद करके ही जाना है किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। किसका? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 ये करा कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, एक ही नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, फिर जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आइए। और क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखना है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिखना है। स्टूडेंट उत्तर लिखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकार हैं। कौन कौन? यशपाल जी और जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, इनका नाम लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और एक क्वेश्चन क्लियर कर रखे आप बहुत अच्छे से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। वीडियो पसंद आ रही है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है आपसे कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। जो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट आप देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि वो किस विधा की रचना। तो उपन्यास विधा की। क्या है? एक उपन्यास है। बाढ़ भट्ट
कि आत्मकथा जो एक उपन्यास है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपसे पूछ रहा है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे कि यशपाल की जो रचना है वो है झूठा सच। क्या है स्टूडेंट? झूठा सच। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपसे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। जो अर्धनारीश्वर है वो किस विधा की रचना है? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि उपन्यास विधा की रचना है। जो अर्धनारीश्वर है वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपने क्लियर कर लिया होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, भूले बिखरे जो चित्र के रचनाकार हैं उनका नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि भूले बिखरे चित्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आइए और क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखें। कह रहा है कि जो उपन्यास विधा है किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो उत्तर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि धर्मवीर भारती। उपन्यास विधा के ये क्या है, लेखक है धर्मवीर भारती, ये उपन्यास विधा के लेखक है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। जो जहाज का पंछी है उसके लेखक का नाम बताना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि जहाज का पंछी के लेखक ईला चंद्र जोशी हैं। क्या है? ईला चंद्र जोशी हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20वां। इस वीडियो में मैंने उपन्यास के टॉप 20 क्वेश्चन बताया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताया है। तो इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि उपन्यास आपका क्या हुआ, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। कल जो वीडियो आ जाएगी स्टूडेंट वो नाटक के ऊपर आएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और परसों वीडियो एकांकी के ऊपर आएगी। तीनों वीडियो को देखना ना भूलिए स्टूडेंट। ठीक है, 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, उम्मीद करता हूँ आप इसको अचीव कराएंगे। ठीक है, हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया होगा कि कुछ प्रमुख रचनाकार उनकी कृतियां। 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100% आएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तो देता ही ना कि आपको रचनाकार दे देगा और उसकी कृतियां देगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि उनकी कृतियां और उनके रचनाकार के नाम। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सजा कर लिखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृतियां रचनाएं ये कही होता है, कृतियां देगा तब उसका मतलब वही होगा, रचनाएं देगा तो उसका मतलब वही होगा। ठीक है, इधर रचनाकार का नाम लिखा है। तो वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, 5 मिनट भी अगर दिन में समय देते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, तब भी याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक तो करना आपको भूलना नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और आप रचनाकार लिख लीजिए और एक और आप कृतियां और कोष्टक में रचनाएं लिख लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए पहला आप रचनाकार लिखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जो रचनाएं हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इसको नोट करना है। इधर रचनाकार और इसे कृतियां रचना है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसी तरह भट्ट केदार, क्या भट्ट केदार, तो इनकी कृतियां हो जाएगी जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, जय चंद्र प्रकाश। ठीक है स्टूडेंट, तो भट्ट केदार के जय चंद्र प्रकाश। ठीक है, इसी तरह आइए तीसरा नंबर पर मधुकर। मधुकर की जो कृतियां हैं वो है जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, जयमयंक जस चंद्रिका। इसी तरह विद्यापति, विद्यापति की जो कृतियां हैं वो हैं कीर्तिलता। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वयंभू, स्वयंभू की हो जाएगा पउम चरियू, पउम चरियू, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। ठीक है, और देखिए नीचे आइए कुतुबन, कुतुबन की है मृगावती। कुतुबन आपका रचनाकार का नाम है और यह मृगावती जो है एक कृतियां का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉलम बना के आपको लिखना है। मंजन, मंजन की कृतियां जो है वो है मधुमालती। ठीक है, इसी तरह नंददास अष्टछाप, नंददास को अष्टछाप भी कहते हैं, इनकी जो कृतियां रचनाएं हैं वो हैं रूप मंजरी। क्या है स्टूडेंट? रूप मंजरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेख निसार। शेख निसार की जो कृतियां रचनाएं हैं वो हैं यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उस्मान, उस्मान जो कृतियां हैं रचनाकार हैं
उस मकान के जो रचनाकार उनकी कृतियां जो है वो है चिंद्रावली, ठीक है, अरे सॉरी चित्रावली। इसी तरह शेख नबी की जो कृतियां हैं वो ज्ञानदीप, ठीक है। इसी तरह कासिम शाह की जो कृतियां हैं स्टूडेंट वो क्या है, हंस जवाहिर। कबीरदास का कोई पूछ देगा कृतियां या रचनाएं तो बीजक, ठीक है। इसी तरह मलिक मोहम्मद जासी को पूछ देगा तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, ठीक है स्टूडेंट। मालिक मोहम्मद जासी का कोई रचना आपको कृतियां पूछ दे तो आप लिख पाएंगे मदवावत अखरावट आखिरी कलाम लिख पाएंगे स्टूडेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे है आपका मीराबाई, और मीराबाई की जो रचना कृतियां हैं उनका लिखेंगे आप गीत गोविंद, टीका, नरसिंह का मायरा, रास पंचाध्यायी, ठीक है। यह क्या है, मीराबाई के प्रमुख कृतियां रचनाएं, ठीक है स्टूडेंट, आपको इसको नोट कर लेना। चलिए आगे हम बढ़ चलते हैं, और आगे आपको दिया है नरोत्तम दास जो है इनकी कृतियां हैं कि सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। सुदामा चरित पहला, ध्रुव चरित दूसरा और विचारमाला तीन हम यहाँ पे कृतियां रचना लिखे, आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। यह है नरोत्तम दास के, ठीक है। इसी तरह रहीम क्या, ये तो रहीम में आपका आ जाएगा रहीम सतसई, सिंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रहीम के कृतियां या रचनाएं पूछेगा तो रहीम सतसई, सिंगार सतसई और रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी, ठीक है स्टूडेंट, आप बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, और आगे स्टूडेंट ये है केशव दास। क्या है स्टूडेंट, केशव दास। केशव दास के प्रमुख रचना कृतियां हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया और रत्नावली और नक्सिख्य, ठीक है, नक्सिख्य। ये आपके केशवदास के प्रमुख कृतियां में रचना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए नेक्स्ट भूषण के प्रमुख जो रचना कृतियां हैं वो है बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ठीक है। तो यह भूषण की क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां रचना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है आपका सेनापति। देखिए सेनापति की प्रमुख कृतियां रचना है कवित रत्नाकर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए दूसरा उतारिए चिंतामणि के प्रमुख जो कृतियां हैं वो हैं श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, पिंगल, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये मतीराम के जो प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, वो हैं रसराज, ललित, ललाम, मतीराम सतसई, ठीक है स्टूडेंट, ये मतीराम के हैं। चलिए अब आगे देव के कृतियां प्रमुख रचना लिखिए तो रसविलास, भावविलास, देव चरित्र, ठीक है स्टूडेंट, ये तीन होंगे। इस तरह मानसिंह द्विज देव की जो प्रमुख कृतियां रचना है वो है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आइए पद्माकर के प्रमुख रचना कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, जयसिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है। यह प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां हैं स्टूडेंट, ठीक है उनकी। चलिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, और उसकी प्रमुख रचनाकार और रचनाएं देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं जो है प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी, फिर प्रेम प्रलाप, क्या है, प्रेम प्रलाप, ठीक है, और प्रेम माधुरी, ये प्रेम प्रलाप है, और फिर प्रेम माधुरी, फिर प्रेम मालिक, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो प्रेम फुलवारी, प्रबोधनी प्रेम, ठीक है, प्रबोधनी। देखिए प्रेम फुलवारी एक पहला हो गया, प्रबोधनी दूसरा हो गया, अप्रेम प्रलाप तीसरा हो गया, अप्रेम माधुरी चौथा हो गया, अप्रेम मालिक पांचवा हो गया, ठीक है। इसके 5 मैंने लिख दिया, कोई याद कर सकते हैं। चलिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के जो प्रमुख रचना कृतियां हैं वो हैं प्रेमधन, सर्वस्व, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ठीक है। यह प्रमुख रचनाएं कृतियां, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके प्रमुख कृतियां लिखेंगे आप सुमन, काव्य और मंजूषा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले, और अगला यहाँ पे आ गया है श्रीधर पाठक के प्रमुख कृतियां रचना जो है वह है कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा, वनाष्टक, भारत गीत, मनोविनोद,
हेमंत। ये इनकी क्या प्रमुख कृतियां एवं रचना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं गंगा लहरी, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगावतरण। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ नोट हो गया, आगे नोट कीजिए। आगे आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो इसका इनका आप प्रमुख कृतियां रचना लिखेंगे तो वैदेही, वनवास, प्रेमांभु वारिधि, प्रिय प्रवास, पारिजात, प्रेम प्रपंच। ठीक है, ये होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इनके रचनाएं एवं कृतियां। चलिए नेक्स्ट लिखिए मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के लिखेंगे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। ये इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, इसी तरह जयशंकर प्रसाद पे आइए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां आंसू, लहर, चित्रधार, करुड़ाले, झरना। आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, करुड़ाले। यह जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां एवं रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रमुख कृतियां रचना है तो अनामिका, अणिमा, गीतिका, परिमल, आराधना। ये इनके प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिखे अंजलि, जवाहर, आकाश गंगा, अभिशाप और एकलव्य। यह जो इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, किनकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनके मोस्ट कृतियां रचनाएं जो है वो है अपलक, प्राणापर्ण, कुमकुम, उर्मिला और रसीम रेखा। ठीक है, यह प्रमुख इनकी कृतियां रचनाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे आपका दिया है रामधारी सिंह दिनकर। क्या दिया स्टूडेंट? रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखे प्रमुख कृतियां रसवंती, रेणुका, हुंकार, रसीमर्थी और उर्वशी। यह इनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनके जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं भगनदूत, चिंता, पूर्वा, तार, सप्तक, सुनहरे शैवाल। ये प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए। आगे दिया है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख कृतियां जो रचना है वह है हलाहल, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत और संगीत। ठीक है स्टूडेंट, इस थोड़ा आप बढ़िया से फ्रेश करके देख सकते हैं ये क्या है, संगीत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका दिया है नागार्जुन। और नागार्जुन में स्टूडेंट आप लिखेंगे युग धरा। क्या है? युग धरा। और यहाँ पे भस्माकुर, फिर खून और शोले, फिर तुमने कहा था तालाब की मछलियां। ये चीज तुमने कहा था तालाब की मछलियां, खून और शोले और भस्माकुर और युग धरा। यह सब नागार्जुन के प्रमुख कृतियां रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। दिया है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का है प्रलय, सृजन, जीवन के गान, हिल्लोत्र, विंध्य हिमालय, पर आंखों भरी नहीं, पर आंखों भरी नहीं। यह प्रमुख की कृतियां रचना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है युग की गंगा, नींद के बाल, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, लोक और परलोक। यह केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट यह है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती के प्रमुख कृतियां एवं जो रचनाएं वह हैं अनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। ये जो तीन महत्वपूर्ण कृतियां धर्मवीर भारती की, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए धर्मवीर भारती आपने नोट कर लिया है। तो गजानन, माधव, मुक्तिबोध के हम लोग कृतियां और रचनाएं देखेंगे महत्वपूर्ण। तो पहला लिखे चांद का मुंह टेढ़ा है। पहला तो कृतियां रचना ये हो गया चांद का मुंह टेढ़ा है। और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। यह दो महत्वपूर्ण कृतियां रचनाएं इनकी। किनकी?
गजानन माधव मुक्तिबोध की। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगला। अगला दिया है वियोगी हरि। वियोगी हरि के प्रमुख जो महत्वपूर्ण कृतियां रचनाएं हुए हैं वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेम सत्सक और प्रेमांजलि। यह महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है, रचनाएं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं और आगे हैं गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है स्टूडेंट, गिरिजा कुमार माथुर। यह जो इनके प्रमुख रचनाएं कृतियां हैं वह हैं धूप के धान, नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, छाया मत छूना, भीरती नदी की यात्रा, शाही रहे वर्तमान। ये जो इनके प्रमुख कृतियां रचनाएं किनकी, तो गिरिजा कुमार माथुर की, ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट आपका आ गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो प्रमुख कृतियां रचनाएं हुए हैं गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख। ये इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो टोटल इतना मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक भी क्वेश्चन इसके अलावा है ही नहीं कि नहीं मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टॉपर बनना है आपको लोगों को, अच्छे मार्क्स लाना है, तो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स अगर डेली कवर कर रहे हैं तो 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। जो कि डेली में वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कुछ ना कुछ 2 नंबर 4 नंबर का सिखा के आपको जाता हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और पद के बारे में, ठीक है, गद से 6 नंबर आता है और पद से 6 नंबर आता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह आप इसका व्याख्या कर सकते हैं, इसका गद्यांश किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका संदर्भ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको देखेंगे तो 12 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जैसे जैसे बताऊंगा उस प्रकार आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे अपना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार गद और पद आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप पेपर देंगे तब प्रश्न नंबर 3 जो आपका रहेगा उसमें, ठीक है, तो देखिए उसमें से आपको पूछेगा निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए 2 गद्यांश देगा, दोनों में से किसी न किसी एक गद्यांश को आपका करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं 2 गद बताऊंगा, 2 पद बताऊंगा, दोनों में से एक फंसने की संभावना अत्यधिक रहेगी आप लोगों को और आप तरीका भी जान जाएंगे कि किस प्रकार लिखना है। तो चलिए मैं एक आप लोगों को गद यहाँ पे लिखा हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का पूछता है। चलिए तो गद में लिखा हूँ, इसे पढ़ के आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ किस प्रकार लिखना होता है इसको। देखिए कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वामित्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये आपका गद दिया हुआ है और इस गद के नीचे आपको प्रश्न देगा। देखिए प्रश्न 3 दिया है। अब पहला क पूछा है प्रश्न की उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। जो आपका एक गद्यांश है इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। और ख वाला में लिखना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिस अक्षर के अंदर अंडरलाइन लिखी हुई है इस शब्द का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जो रेखांकित आपका चित्र है, ठीक है, जितना भी अंडरलाइन नीचे किया गया इसका आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। और ग वाला सामान्य लोक व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रश्न का अगर उत्तर आप दे देते हैं बढ़िया से तो 2 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 6 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए आप जब भी अब एग्जाम में बैठे और आपके पास ये गद आए तो आप 1 या 2 बार जरूर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप यह सोचें कि क्यों, कौन से चैप्टर का यह गद है, ठीक है, कौन से चैप्टर का यह गद है, ठीक है। तो वही चीज आपको क में लिखना होता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं पहला आपको बताता हूं कि इस गद्यांश का आप संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर में मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है संदर्भ इसका। तो देखिए संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो आपको संदर्भ में ऐसे लिखना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। कौन से चैप्टर, मित्रता चैप्टर से। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। देखिए इसमें मित्र, देखिए मित्र बना लेते हैं। अगर कहीं भी गद में
अगर मित्र की बात आए तो आप तुरंत समझिए कि मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आपको संदर्भ में इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख दिए और 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ख वाले पे। ख दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसमें भी 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी अंडरलाइन की गई है यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या अंडरलाइन किया गया है। यह एक ऐसा साधन है जिसके आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वामित्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया है। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो रेखांकित अंश का व्याख्या दूसरा का ख दिया क्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए इसको हम बताते हैं। तो आप हेडिंग में डालेंगे ख में रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से और नीचे अंडरलाइन कर देना ताकि आपको खूबसूरत लगे। और आपको इसका व्याख्या क्या लिखना है, देखिए व्याख्या की बात को समझिए। तो व्याख्या में आपको लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका व्याख्या का मतलब ये कवि जी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कोई भी आप मित्र बना रहे हैं तो एक ऐसा मित्र बनाइए, ठीक है, कि उसकी संगति वो ऐसा व्यक्ति हो कि उसकी संगत में रह के मुझे अच्छा प्रभाव पड़े और मैं अपने जीवन की प्रगति कर पाऊं। ठीक है, तो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सके कि नहीं कर सके। ठीक है, ऐसा मित्र ना बनाए कि आपको बुरा रास्ता पर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और इसका व्याख्या है और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरी स्लिप में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए इसके अर्थ को। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उस संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो। तो दोस्तों ये आपको लिखना था। दूसरा हम लोग लिखे थे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इस प्रकार हम रेखांकित अंश का व्याख्या कर पाएंगे। और तीसरा दिया है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं, तो ये अपने दिमाग से आपको लिखना है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो अब ग वाला हम देखेंगे पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ग यहाँ पे है, ग डाल के फिर आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि सामान्यतः रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनाने का योग्य है और उसे ही अपना मित्र बनाते हैं। तो यह चीज देख के किसी व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, मित्र अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार अगर सुंदर से अपने गद्य को 3 पॉइंट दिया था, आपको तीनों पॉइंट आपने संदर्भ लिखा, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखा और ग पॉइंट आपने लिखा। अगर इस प्रकार लिखते हैं तो आपको पूर्णतः 6 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक है, तो जिस प्रकार में बताया उस प्रकार ही आपको सुंदर राइटिंग में उतनी अच्छे ढंग से आपको क्या लिखना है उन चीजों को, तभी मिलेगा। तो ये मेरा गद्य पहला था। ठीक है, एक गद्य और मैं डिस्कस करूंगा और उसे समझिए। ठीक है, फिर पद भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के लिए। दोनों पद गद्य आप उतार के और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो दूसरा गद्य देख लेते हैं। चलिए हमारे साथ नोट कीजिए। दूसरा गद्य दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे गद्य पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसे आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ख आपका है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी।
जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिक छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, तो ये पहले एक दो बार आप अपने दिमाग में बढ़िया से पढ़ लेना है, फिर देखना है कि प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न आपको दोस्तों ये दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, धर्मचक्र कहाँ स्थित था और पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे या गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे ढंग से लिखना है इस गद को पढ़कर बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क वाला। क अब क्या है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कहां से, गद खंड में संकलित कौन से, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो आपके लेखक है वो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और गद खंड से लिया गया है। इस प्रकार आपको सुंदर से क्या लिखना है, संदर्भ लिख देना है। तो संदर्भ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखना जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब ख पॉइंट दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने पे भी ये रेखांकित अंश किया गया है इसका व्याख्या लिखना है। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका व्याख्या आप किस प्रकार लिखेंगे। तो ख दिया है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको हेडिंग डाल लेना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना है सुंदर राइटिंग में आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, यहाँ पे क्या व्याख्या देंगे। प्रसाद जी कहते हैं कि काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। यह स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियां, दीवारें, कंगूरे, खड़हर बन गए हैं। ठीक है, इतना पॉइंट लिख लेना। आप लोगों को कुछ पॉइंट और बचा, मैं इस स्लिप में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर चलिए उसके नीचे ही लिखना आपको, इन पर झाड़ियां उग आई हैं, पत्ते बिखरे हैं। उन खंडरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। तो ये आपको रेखांकित अंश का व्याख्या में इतना आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, आप देखिए ग वाला हमसे क्या पूछा था कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था, ये ने पूछा था। तो ग वाला में लिखना है आप लोगों को कि धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया था। ठीक है, तो यह हो गया आपका ग वाला कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था। और घ हमसे पूछा था कि पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, यह गौतम को क्यों और कहाँ मिले थे। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि पंचवर्षीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे। यह पांचों शिष्य गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित उन खंडरों में मिले थे जो सार नामक स्थान पर स्थित था। ठीक है, तो इस प्रकार आप घ वाला भी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैंने 2 गद आपको अच्छे अच्छे बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसे नोट करके इसे किसी न किसी हाल में आपको तैयार करके जाना है। और दोस्तों मैं बता भी दिया हूं कि आप कैसे संदर्भ लिख सकते हैं, रेखांकित अंश का व्याख्या किस ढंग से कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट पूछा था आप किस प्रकार उसका व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका 6 नंबर गद से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पद। ठीक है, अब हम लोग पद देखेंगे कि पद में कैसे, अब पद को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों तब तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तब चौथा क्वेश्चन और बढ़ेंगे तो फिर आपको पद से मुलाकात होगी और वहां पे पूछेगा आपको निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ से व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। तो दोस्तों इसमें भी 2 आपको देगा पद और दोनों पद में से कोई एक पद आपको करना होगा जो आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स उसमें से, 6 मार्क्स इसमें से, 12 नंबर आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो देखते हैं तो 12 नंबर 100% आप उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 में इंपॉर्टेंट पद का बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो देखिए पहला पद पढ़िए और इसमें बताता हूं किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि चरण कंबल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि पौले, अरे बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती ही पाई। तो दोस्तों यह बहुत सुंदर सा पद है, बहुत इंपॉर्टेंट भी पद है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको चूज किया हूं बताने के लिए आप लोगों को, इसे तैयार करके आपको जाना है। चलिए सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, संदर्भ। तो संदर्भ में किस प्रकार लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास
जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, संदर्भ इसका लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संदर्भ आप लिखना समझ गए होंगे, किस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद इसका प्रसंग भी लिखना होता है। ठीक है, पद का प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। तो संदर्भ आपने लिख लिया, आपने प्रसंग लिख लिया। अब आपको करना पड़ेगा व्याख्या इसका। ठीक है, तब व्याख्या में क्या करेंगे, तो पहले एक बार पद बढ़िया से पढ़ लीजिए। पद क्या है, चरण कंबल बंधो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनी बौले, रंग चले सिर छत्र दराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिही पाई। तो इस पद का हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कवि क्या कहते हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास जी कृष्ण के चरणों कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों से लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और हे दयालु प्रभु, मैं आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपया से असंभव कार्य भी असंभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस पद्यांश की खूब सुंदर से आपको व्याख्या करना है। ये वाला पद आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। 2 पद बताऊंगा, दोनों याद करके जाना है, फिर कोई आएगा तो आप उस प्रकार उसके रिलेटेड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि व्याख्या हो गया। व्याख्या के बाद दोस्तों इसमें काव्य संदर्भ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि काव्य संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें पद में काव्य संदर्भ भी लिखना अनिवार्य होता है। काव्य संदर्भ देखिए किस प्रकार लिखेंगे, तो काव्य संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को क्या किया, व्यक्त किया है, भक्ति भाव को व्यक्त किया है। देखिए सबसे पहले काव्य संदर्भ में भाषा लिखेंगे, तो भाषा साहित्य वज्र का प्रयोग किया गया, इसमें साहित्यिक वज्र का। और शैली कौन सी, तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। और गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। और कौन सा रस इसमें है, तो भक्ति का रस है इसमें। ठीक है, और छंद कौन सा था, तो गोयात्मक छंद। और शब्द शक्ति लक्षणा। अब देखिए इसमें अलंकार भी आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा अलंकार इसमें था, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें था कि बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का भी रोल था कि सूरदास स्वामी में से का 100 वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पे रूपक अलंकार का भी रोल है। ठीक है, कि चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा रूपक अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्या लिखना पड़ेगा, काव्य संदर्भ, तब जाके 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, पूर्ण रूप से 6 मार्क्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पद को 1-2 बार बढ़िया से देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाए कि किस प्रकार आपको लिखना है पद में। ठीक है, तो मैंने एक पद डिस्कस कर दिया, एक पद और मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक उसे भी समझना है क्योंकि 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर मिल जाएगा, समझिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2% आपका मिल जाएगा, समझ लीजिए 100% में से। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पद और उसको देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दूसरा आ गया पद। इस पद को आपको नोट करना है, ध्यान पूर्वक समझना है इसको। ठीक है, तो देखिए एक बार पढ़ते हैं पहले ध्यान से, कोई भी आए तो 2 बार एक बार पढ़िए उसको ध्यान से। कह रहा है कि बोली चतुर, चलिए तो एक बार पढ़ते हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, कह कुभज क सिंधु अपारा, सोवेसु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तग भागा, तम भागा, दोहा ओछम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व,
महामत गजराज कभू बस कर अंकुश खर्ब। देखिए क्या है ना कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको एक दो बार क्या होना, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको अगर इस बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो। एक दो बार भले डिफिकल्ट है, लेकिन एक दो बार बढ़िया से पढ़िए ताकि थोड़ा सा थॉट आपके दिमाग में उत्पन्न हो। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ। किस प्रकार इसका संदर्भ लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग, कौन, धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि संदर्भ आप लोग नोट कर लिए होंगे और लिख लिए भी होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रसंग के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रसंग कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस प्रकार इसका प्रसंग लिखेंगे आप लोग। तो प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठती हैं, तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करती हैं कि तेजस्वी व्यक्ति चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। ये आपको क्या लिखना है, प्रसंग में लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रसंग आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है किस पे, व्याख्या पे, और हम व्याख्या पे डिस्कस करते हैं। अब व्याख्या के लिए जब व्याख्या आप लिखने जाएं तो एक बार फिर इसको पढ़ें। तो चलिए मैं आपके साथ पढ़ता हूं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। कह भूबज कह सिंधु अपारा, सोबेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। दोहा ओहम ओम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। तो एक बार पढ़ ले तब जाकर आप इसका क्या करें, व्याख्या करें। चलिए व्याख्या में दोस्तों क्या है, एक सखी सीता जी की माता की शंका का निवारण करते हुए मधुर वाणी में कहती हैं कि हे रानी, तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसे छोटा ही मानना चाहिए। कहाँ खड़े से उत्पन्न होने वाली मुनि अगस्त और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, दोनों में यद्यपि कोई समानता नहीं है, पर मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपराध समुद्र को सोख लिया था। इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, किंतु सूर्य के उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार तुम श्री राम को छोटा मत समझो। ठीक है, इस प्रकार क्या करना है, इसका व्याख्या करना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्याख्या नोट कर लिए होंगे इसका। ठीक है, व्याख्या के बाद आप लोग जानते हैं कि अब इसका क्या करना है, दोहे का अर्थ भी लिखना है। ये दोहा है और इस दोहे का अर्थ भी लिखना पड़ेगा, काव्य संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, तब 6 नंबर आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोहे के अर्थ के। चलिए तब हम दोहे के अर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए दोहा का अर्थ क्या है कि ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है, पर ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवगण उसके वंश में हैं। इसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वंश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम भी श्री राम से छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। यह था दोहे का अर्थ। तो दोहे का अर्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ के लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में और काव्य संदर्भ के बारे में। काव्य संदर्भ देखिए क्या है, तो काव्य संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता की सखी द्वारा दिए गए तर्क श्री राम महत्व को दर्शाते हैं। क्या श्री राम महत्व को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली तब प्रबंध और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण कौन सा प्रयोग किया गया है, तो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है इसमें। और रस वीर रस की प्रधानता दी गई है। और छंद चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार एक ही अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कैसे, तो हरि हर कह
कुभज कह और तासु त्रिभुवन हरि हर में क्रमशः प स क और त वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है? अनुप्रास अलंकार हुआ है। जहां पे भी प स क त वर्ड की पुनरावृत्ति हुआ समझिए अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद में अनुप्रास अलंकार की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे 2 गद और 2 पद डिस्कस किया। ठीक है, और 2 गद 2 पद अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपका 12 नंबर समझ लीजिए कि क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, 12 नंबर आसानी से उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं हिंदी के वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 4-5 नंबर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाता हूँ यहाँ पे तद्भव और तत्सम से। इसमें 2 अंक आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो मैं तद्भव तत्सम में दोस्तों बता रहा हूँ, अगर वो आपको याद होगा तो 100% उसी में से आपको आने वाले हैं और 2 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। देखिए पहला जैसा है कि आग, देखिए यह तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है। देखिए आग जो हम लोग का सरल भाषा होता है, लेकिन इसका शुद्ध भाषा क्या होता है उसी को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आग, आग का तत्सम रूप क्या होता है? आग का होता है दोस्तों अच्छी। आग क्या क्या होता है? अच्छी। इसे लिखकर आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार दूसरा देखिए कपूर, तो कपूर बहुत वेरी में एमपी क्वेश्चन है। कपूर का हो जाता है कर्पूर। तीसरा आपका है चरण, तो चरण का दोस्तों होता है चरण। देखिए इस प्रकार होता है। ठीक है, यह तत्सम रूप है इसका। तो इस प्रकार आपको चरण देगा, आप इसका तत्सम इस प्रकार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी में से 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, इसी को बनाना होता है। दही, दही का दोस्तों दधी होता है, दधी। हाथ, हाथ का क्या होता है? हस्त। फिर देखिए 6वां नंबर पे रात, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, यही पूछा जाता है एग्जाम में आपका। रात क्या होता है? रात्रि। इस प्रकार 7वां देखिए मौत, तो मौत क्या हो जाएगा? मृत्यु। ठीक, 8वां पर चलते हैं। देखिए 8वां को देखिए, 8वां पा नखत, नखत को हम बोलते हैं नक्षत्र, तो नखत का तत्सम रूप नक्षत्र हो जाएगा। 9वां है सात, तो सात का क्या हो जाएगा? सप्त, सप्त। सात का क्या हो जाएगा? सप्त। इसी तरह 10वां और बढ़ चलते हैं। देखिए 10वां क्या है? ओठ, तो ओठ का हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, तो इस प्रकार वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे उतार लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि इसमें से ही आपको आने वाला है एग्जाम में। कान, कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार 12वां क्या है? मोर, मोर का क्या हो जाएगा? मयूर। ठीक है, मोर का क्या हो जाता है? मयूर। और लास्ट में 13 बताने वाला हूं, जो 13वां है वो है आग, तो दोस्तों आग का क्या हो जाएगा आपका? अग्नि। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने तद्भव और तत्सम कितना बताया आपको? 13। यह 13 अगर आपको याद है दोस्तों तो आप 2 नंबर 100% आप क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है 2-2 नंबर का, तो 2 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा, 2-2 नंबर इससे, 6 नंबर आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों उपसर्ग से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ जाते हैं। उपसर्ग मतलब है दोस्तों होता है कि जो ये वर्ड आपका अन दिया है, तो इसके लास्ट में क्या ऐसा वर्ड जोड़ा जाए कि एक संपूर्ण मीनिंग वर्ड बन जाए आपका। ठीक है, जैसे आपको अन्न देगा तो अन्न में क्या आप जोड़ेंगे? देखिए अन्न के क्या हो जाएगा? अनाचार, या अन्न को आप अनवसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका संपूर्ण अर्थ भी निकल रहा है, तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है। तो उपसर्ग दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे अन्न का क्या हो जाएगा? अनाचार और अनवसर। ठीक है, दूसरा देखिए अनु, अनु का उपसर्ग हो जाएगा अनुरूप और अनुशासन, या तो आप अनुकूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा देखिए अधि, अधि का क्या होता है? अधिकार या अधिकतम। ठीक है, फिर चौथा परि, परि होता है परिवार या परिवर्तन। परि का परिवार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये तो प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा आता है, जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ही आएगा, आपको लिख कर याद कर लेना है। 5वां सह, सह का होता है सहपाठी और सहायता। 6वां देखिए अ का उपसर्ग क्या होता है? तो अविश्वास और असत्य। और 7वां दिया है प्रति, प्रति का क्या होता है? तो प्रतिशत और प्रतिदिन। 8वां देखिए, 8वां दिया इसमें अभि, अभि का अभिषेक, अभिमान और अभिग्रहण। ठीक है,
इसी प्रकार देखिए नौवां नौवां क्या दिया है अप, तो अप क्या होता है अपना, अपमान, अपसार। ठीक है। अब दोस्तों यह तो था आपका उपसर्ग। उपसर्ग मैंने 9 बताया, ये 9 और याद कर लेते हैं। इसमें से 2-3 आपका आने ही वाले वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2 अंक आपका क्लियर भी हो सकेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रत्यय के बारे में। देखिए प्रत्यय भी 2 अंक का पूछता है, तो 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 6 नंबर इस वीडियो से आपका क्लियर हो सकेगा अगर आप याद कर लेते हैं तब। देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में होता है कि इसमें आगे में क्या ऐसा वर्ड जोड़ा जाए कि उसका संपूर्ण अर्थ निकल पाए। देखिए दिया आई, लास्ट में आपका आई आना चाहिए और एक संपूर्ण अर्थ लेकर। तो आई का क्या हो जाएगा चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों इसमें से 2 ठे। ठीक है। देखिए दूसरा दिया है पन, तो पन का दोस्तों हो जाएगा आपका बचपन, अपनापन, लड़कपन। ठीक है। अब देखिए तीसरा दिया वट, तो वट का क्या हो जाएगा लिखावट, सजावट, बनावट कह सकते हैं आप। चौथा दिया त्वा, तो का लघुत्व कह सकते हैं, कवित्व कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। ठीक है। और पांचवा देखिए आहट या हट, तो आहट देगा या हट देगा, तो इसे आप लिख सकते हैं घबराहट, चिल्लाहट, सरसराहट। ठीक है। देखिए संपूर्ण अर्थ भी इसका निकल रहा है। तो यह इसका प्रत्यय है। आवा या वा का प्रत्यय होता है देखो दिखावा, पहनावा। ठीक है। इसी प्रकार सातवां देखिए आइन, आइन का जगह सेठाइन, ललाइन, पंडिताइन। ठीक है। ये इसके प्रत्यय है। आठवां लास्ट है ता, ता का हो जाएगा सुंदरता, एकता और मित्रता। तो दोस्तों 8 इसमें से, तो 8 मैंने दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय बताया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग बताया हूँ 9 उपसर्ग आप ले सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको तद्भव और तत्सम, तो यहाँ से इस वीडियो में दोस्तों आपका 6 अंक आपका क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आप बस मेरे साथ बने रहिए। अब मैं संपूर्ण बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक तो 10 नंबर आपको दिला देगी। इतने वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को आपको नोट्स करना है और अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शुरू में ही यह 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, अच्छे से इसे लिखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न पहला यह है कि प्रयोगवादी कविता के प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। तो आपको लिखना है पहला कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा लिखना है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। यह उत्तर में लिखना है। अगर ये देगा प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति दे सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए प्रश्न दूसरा दोस्तों यहाँ पे है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना के नाम लिखिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना के नाम लिखिए। उत्तर में पहला आपको लिखना है बिहारी, और इनका रचना का नाम है बिहारी सतसई। और एक मतीराम है, उनका उनका नाम है मतीराम सतसई। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस बिहारी के आगे सतसई लगाना है, मतीराम के आगे सतसई लगाना है बस। जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और उनके रचना के आगे बस सतसई लगाएंगे तो उनका रचना बन जाएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार एग्जाम पूछता है। रीतिकाल के प्रमुख कविता तथा रचना के नाम लिखिए। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर तीसरा भी। प्रश्न नंबर तीसरा है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। ये एक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, और उनकी नाटक जो है नाटककार स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सब नाटककार हैं, इसे आपको लिखना है। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसी विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो उत्तर में आत्मकथा विधा की रचना है। कौन लिखे हैं इसे, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इसे लिखे हैं। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। तो आपको दे देना है उत्तर में विष्णु प्रभाकर। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए कि प्रश्न नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम बताइए। गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम, तो दोस्तों आपको बता दें कि गोदान गबन निर्मला के लेखक का नाम प्रेमचंद्र शुक्ल उपन्यास काल के लेखक हैं। गोदान के भी लेखक हैं, गबन के भी लेखक हैं, निर्मला के लेखक हैं। तीनों के लेखक हैं प्रेमचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो गुलाब राय की है दोस्तों। ठीक है।
गुलाब राय की है मेरी असफलताएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7वां भी क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है छायावादी युग के लेखक का नाम बताइए। तो छायावादी युग के लेखक का 2 नाम लिख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये दो लोग हैं, ये छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 को बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 दोस्तों है कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम आप लिख सकते हैं सूरदास और तुलसीदास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों ये है कि किसी एक एकांकीकार लेखक के नाम लिखिए। किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं राजकुमार वर्मा लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कि। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। किन्नर देश की रचना के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश की रचना के लेखक का नाम है राहुल साकृत्यान। राहुल साकृत्यान आपको लिख देना है। ठीक है, प्रश्न 12वां दोस्तों देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्यादा हंस माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? मर्यादा हंस माधुरी पत्रिका के संपादक हैं हमारे दोस्तों प्रेमचंद्र। उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है रंस मीमांस किसकी रचना है? रंस मीमांस तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर 14 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 14वां है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक के नाम लिखिए। तो किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम आप लिख सकते हैं विष्णु प्रभाकर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए प्रश्न उत्तर 16वां पढ़ते हैं। प्रश्न 16वां है दोस्तों कि रीतिकाल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की 2 विशेषताओं का आप उल्लेख कर सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरा दोहा सवैया कवि छंदों की प्रचुरता। ठीक है, यह विशेषताओं को उल्लेख कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 जो आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि छायावाद के 2 विशेषताओं या प्रवृत्ति लिखिए। तो छायावाद के 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति, छायावाद विशेषताएं देगा तो प्रवृत्ति देगा। तो आपको लिखना है प्रेम सौंदर्य का चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैंने 17 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। अगर आप याद कर लेते हैं 10 नंबर आपका समझिए क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बढ़िया क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इतना इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप आराम से 80, 85, 90% ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है दोस्तों, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है आप लोगों को। चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इतना मेहनत में किया हूँ तो इसके लिए दोस्तों आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए उसके साथ साथ लाइक भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसे बनी है और अगला वीडियो किस पे चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इतना काम तो पहले आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय के बाद चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि वीडियो में क्या चीज़ है और सभी चीज़ें नोट करना है आप लोगों को। तो चलिए अब फटाफट आप हमारे साथ उतारिए, नोट कीजिए और चीज़ों को समझते चलिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह है प्रश्न पहला कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर पहला आपका यह है कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न हैं। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न है। कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं और प्रेमचंद्र जी हैं। ये जो 2 लोग हैं जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जी, यह शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कवि हैं। मतलब शुक्ल युग के बहुत सारे कवि हैं लेकिन हमको 2 लोगों का लिखना था, इसलिए हम 2 लोगों का नाम लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा दोस्तों ये है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, मतलब महिला का नाम लिखना है जो कहानी लिखती हो। तब प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार, जो प्रतिभा राय हैं वो एक महिला हैं और क्या लिखती हैं? कहानी लिखती हैं, इसलिए प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर आपका यह होगा। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा नंबर आप नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार के नाम उल्लेख कीजिए। किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आपको लिखना है। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं, कौन कौन लोग हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर
राम कुमार वर्मा जी। यह जो है प्रसिद्ध एकांकीकार के लेखक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लेंगे, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों यह है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? जो यात्रा के पन्ने हैं वो किस विधा पर आधारित रचना है? तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे यात्रा वृत्तांत विधा पे। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, ठीक है। उत्तर इसका आप ये लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम है, क्या नाम है उनका? अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन लिखे थे भाई? तो अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखे थे। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 5वां है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6वां है, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? तो दोस्तों उत्तर में आप लिखेंगे कि आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। तो आवारा मसीहा रचना को कौन लिखा था? विष्णु प्रभाकर द्वारा यह लिखित रचना है। और किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की आधारित रचना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक जो 6 क्वेश्चन बताया वो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, और नोट भी कर लिए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना है, किसी कीमत पे आप लोगों को कमेंट भी करना है। और चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को घंटी सब्सक्राइब सब कुछ दबा दीजिए बढ़िया से तैयारी करने के लिए, ठीक है। और फिर मैं अब जो भी चीज आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। आप चलिए 7वें क्वेश्चन 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां मिस्टेक हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मतलब ये 7वां ही है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन 6वां ही है, मान लीजिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6वां मान लीजिए यह है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये चीजें कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर में आप लिखेंगे कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र थे। क्या? मुंशी प्रेमचंद्र। ये सब याद करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। तो सरस्वती पत्रिका के आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी और मर्यादा पत्रिका के तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां चलिए देखते हैं और इसे नोट कीजिए आप लोग। यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यात्रा साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। उत्तर में आपको लिखना है राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश और अज्ञेय। ये जो 3 लोग हैं ये यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है इस प्रकार का, तो आपको सारे क्वेश्चन याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां था। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9वें पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी कॉलेज डायरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है, उत्तर आप लिखेंगे कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का जो नाम है वो है धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, ठीक है। क्या? धीरेन्द्र वर्मा जी लिखे हैं मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से। और क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी की किसी एक क्या लिखना है? संस्मरण लेखक का नाम लिखना है, और जो कि है उत्तर में उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं बेहद अच्छे ढंग से, और क्लियर भी हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, कि रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो दोस्तों आप लिखेंगे रीति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए में पहला प्रवृत्ति लिखेंगे
रीति ग्रंथों की रचना, और दूसरा में आपको लिखना है व्रज भाषा का प्रयोग। तो रीति काल की दो प्रवृत्तियां आपका रीति ग्रंथों की रचना और दूसरा व्रज भाषा का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। तो रीति काल की दो प्रवृत्तियां आपको देता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं बहुत सरल ढंग से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखिए यह है कि रीति मुक्त कवियों में से किन दो का नामोल्लेख कीजिए। रीति मुक्त कवियों में से कितने कवि का, दो कवि का नाम लिखना है आप लोगों को। तो आप लिख सकते हैं द्विजदेव और धनानंद। यह जो है भैया रीतिमुक्त कवियों की लिस्ट में आते हैं, द्विजदेव और धनानंद। ठीक है, तो घनानंद और द्विजदेव ये दोनों जो हैं रीतिमुक्त कवियों हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 12 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए दोस्तों अब हमारे साथ नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए द्विवेदी युग ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्विवेदी युग का पूछता है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि श्रीधर पाठक जी और दूसरा लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी। यह जो दो लोग हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों लोग का नाम आप लोग अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से बढ़ने से पहले अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यह है युगांत के रचनाकारक कौन थे। जो युगांत रचना है उसके कौन लिखे थे। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो उत्तर में आप लिखेंगे युगांत के रचनाकारक सुमित्रानंद पंत जी। सुमित्रानंद पंत जी युगांत रचना लिखे थे। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख देंगे इस ढंग से जिस तरह मैं लिखा हूं कि युगांत के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग देखिएगा बढ़िया से कि छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना देता हूं एक बार और। छायावाद युग की दो प्रवृत्तियां लिखे। तो आप लिखेंगे पहला में दोस्तों कि श्रृंगार और प्रेम वेदना और दूसरा लिखेंगे रहस्य भावना। ये जो दो चीजें हैं ये छायावाद की दो प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, श्रृंगार और प्रेम वेदना और रहस्य भावना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि छायावाद के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। देखिए वो छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां पूछा था, ये पूछा है छायावाद के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लिखेंगे इसमें जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ये छायावाद के दो प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत है लेकिन दो लिखा है, दो पूछा है, दो लिख देंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा, सिंपल नाम भी है, याद भी कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए वो कवियों के या महाकाव्यों के नाम लिखिए। छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी लिखे थे और बालकृष्ण शर्मा जो है नवीन कृत उर्मिला। तो ये जो दो चीज आपको लिखना है छायावाद के दो महाकाव्यों के नाम है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को नोट कर लेना है, एग्जाम हॉल में याद करके जाना है किसी कीमत पे आप लोगों को। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यह है प्रगतिवादी काव्य के दो विशेषताएं चाहे प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए चाहे तो आपको विशेषताएं दे और चाहे तो आपको प्रवृत्तियां दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही होती हैं। तब प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं प्रवृत्तियां के नाम लिखिए। तो आप लिख लेना है उत्तर में आपको मानवतावादी प्रवृत्ति और दूसरा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये दो चीज आपको लिख देना है, मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। यह प्रगतिवादी के दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे इन चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखेंगे आप प्रगतिवादी काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम और उसकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवादी
काव्य धारा के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो चलिए मैं दो लोगों को बता देता हूं ताकि दोनों में से कोई भी एक याद हो जाए। पहला रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध जो रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा हुकार, ठीक है। और दूसरा नागार्जुन, नागार्जुन के जो आपका प्रसिद्ध रचना है वो है प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। तो ये दो लोगों का नाम लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर इनकी जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा हुकार और नागार्जुन प्यासी पथराई आंखें, ये प्रगतिवादी कवि हैं और इनके प्रमुख रचना इन दोनों की है, दोनों लोगों की है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन उन्नीस आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, और क्वेश्चन 20वां हमारे साथ नोट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों यह है कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा भी था कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कितना में, 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में, 1959 वर्ष में हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन विश्वा को क्लियर हो चुका होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से मुलाकात हो जाएगी आप लोगों कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, मैंने कुछ जीवन परिचय एक दो डाल रखा हूँ और संक्षिप्त में परिचय दूंगा। अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, इनकी सभी लोग के जीवन परिचय डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से हिंदी 2021 बोर्ड एग्जाम के प्लेलिस्ट में खोलिए और वहां पे देखिए सभी जीवन परिचय एक एक करके मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए क्वेश्चन भी कह रहे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आप संक्षिप्त में परिचय, बस आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा बस इमेज होना चाहिए। अगर एग्जाम हाल में आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना याद करूँ तो इतना तो याद करके जाना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ नंबर मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या याद करके जाना पड़ेगा, अगर आपको दे दे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए तो उनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ था तो 1890 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ जन्म स्थान का हुआ था तो काशी में हुआ था, पिता का नाम क्या था तो देवी प्रसाद, और शिक्षा में क्या क्या किए थे तो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का स्वयं से ही अध्ययन किए थे, ठीक है। और रुचि किन चीजों में थी तो साहित्य के प्रति रुचि थी, काव्य रचना के प्रति रुचि थी, नाटक लेखन के प्रति रुचि थी और ये चीज ही लिखते थे वो। मृत्यु कब हुआ 15 नवंबर 1937। मतलब इतना मोटी मोटा भाषा में कहूँ तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी में, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में इतना याद रहेगा तभी कुछ आप अपने से बना के भी लिख देंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये मेन पॉइंट आके नहीं याद है आप लोगों तो कुछ एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सारा नंबर कट आपका, ठीक है। तो कुछ थोड़ा याद करना चाहते हैं तो इतना ही याद करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप इतना, उम्मीद करता हूँ कि इतना दिमाग में अपना इमेज बनाकर एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए इतना चीज आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का था या डॉक्टर राजेंद्र, दोनों में से एक जरूर फंसेगा, इतना तो याद रख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय में आपको इतना चीज याद करके जाना है दिमाग में अपना गेन करके कि नाम क्या है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनका नाम है, ठीक है। जन्म कब हुआ था तो 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे जन्म हुआ था उनका तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक में, ठीक है। कहाँ तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक में उनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम क्या था तो महादेव सहाय था, समझ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था तो महादेव सहाय था। और शिक्षा उन्होंने एमए और एलएलबी किया था, ठीक है, वकीली और एमए किया था उन्होंने। और लेखन विधा क्या लिखते थे वो तो पत्रिका एवं भाषण लिखते थे, लेखन विधा। और मृत्यु कब इनकी हो गई तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों इतना चीज आपको याद करके जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए कितना अच्छी चीजें मैंने बताया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक तो करना ही आप लोगों को, ठीक है। और कमेंट भी करना है आप लोगों को और ये बताना कि वीडियो की नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए आप लोगों को। हम आपके साथ हैं, आप बिंदास तैयारी कीजिए। कोई भी टॉपिक आपको फंस रहा है तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिखकर और अच्छे ढंग से क्या करेंगे आप लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।